रोजमर्रा की जिंदगी में हम कितनी ही चीजें इस्तेमाल करते हैं। नमक, पानी, साबुन, सोडा, ये सब बहुत साधारण लगते हैं। बिल्कुल। लेकिन इनके पीछे एक कमाल का विज्ञान, एक पूरी की पूरी रासायनिक दुनिया छिपी हुई है। सही कहा। ऐसा लगता है जैसे हमारे घर का हर कोना, खासकर हमारी रसोई, एक छोटी मोटी केमिस्ट्री लैब है। बस हमें पता नहीं होता। जी। आज हमारे पास जो स्रोत हैं वे विज्ञान की एक किताब का ही अध्याय हैं, जिसका नाम है दैनिक जीवन में रसायन। तो आज हम इसी पर एक गहरी नजर डालेंगे और जानेंगे कि हमारे घर में मौजूद साधारण सी चीजें असल में कितनी असाधारण हैं। चलिए इस दिलचस्प दुनिया को परत दर परत खोलते हैं। तो शुरुआत सबसे बुनियादी चीज से करते हैं, पानी। हमें पता है कि ये H2O है, लेकिन इसकी एक खासियत है जिसे सार्वत्रिक विलायक या यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। ये सुनने में बड़ा भारी शब्द लगता है। हाँ, है भारी, पर इसका मतलब बहुत सीधा सा है। इसका मतलब है कि पानी अपने अंदर ज्यादातर पदार्थों को घोल सकता है। ज्यादातर चीजों को। जी, इसकी बनावट ही ऐसी है। और इसी वजह से आप देखिए हमारे शरीर में पोषक तत्व खून के जरिए एक जगह से दूसरी जगह जा पाते हैं। अच्छा, मतलब जब हम शिकंजी में चीनी घोलते हैं तो वो पानी की इसी ताकत की वजह से घुलती है। बिल्कुल। लेकिन सारा पानी एक जैसा नहीं होता। यहीं पर मृदु जल मतलब सॉफ्ट वाटर और कठोर जल मतलब हार्ड वाटर की बात आती है। हाँ, ये मैंने सुना है। कहते भी हैं कि कुछ जगहों का पानी भारी होता है। तो ये मृदु और कठोर में क्या फर्क है? और ये कठोरता ये आती कहाँ से है? देखिए, सीधी सी पहचान है, जिस पानी में साबुन आसानी से झाग दे वो मृदु है, और जिसमें न दे? जिसमें झाग मुश्किल से बने या बिल्कुल ही ना बने वो कठोर है। और ये कठोरता आती है पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम के कुछ खास लवणों के घुले होने की वजह से। लवण मतलब? नमक जैसे। हाँ, एक तरह से। जब पानी चट्टानों और जमीन से होकर गुजरता है ना, तो ये लवण उसमें घुल जाते हैं। अच्छा, तो जो केतली या गीजर के अंदर सफेद पपड़ी जम जाती है, वो इसी कठोरता का नतीजा है। मैंने हमेशा सोचा था कि वो बस गंदगी है। नहीं नहीं, वो गंदगी नहीं, वो इन्हीं लवणों का जमाव है। और हाँ, इस कठोरता को दूर किया जा सकता है। ये दो तरह की होती है। एक है अस्थाई मतलब टेम्पररी। अस्थाई? जी, जिसे सिर्फ पानी उबालने से ही दूर किया जा सकता है। उबालने पर ये लवण बर्तन की सतह पर जम जाते हैं, जैसा आपने कहा केतली के अंदर। और दूसरी वाली, जिसे उबालकर भी ठीक नहीं कर सकते? वो है स्थायी कठोरता, परमानेंट। इसे उबालकर दूर नहीं कर सकते। इसके लिए फिर रिवर्स ऑस्मोसिस यानी आरओ जैसी तकनीकों का इस्तेमाल होता है। आरओ का नाम तो आजकल हर घर में सुना जाता है। हाँ, आम हो गया है। इसे एक बहुत ही बारीक छन्नी की तरह समझिए। एक खास झिल्ली होती है जो इतनी बारीक होती है कि पानी के अणु तो निकल जाते हैं, लेकिन वो घुले हुए कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण पीछे रह जाते हैं। कमाल है। अच्छा, पानी के बाद दूसरी सबसे जरूरी चीज, नमक। स्रोत बताते हैं कि इसे समुद्र के पानी से बनाया जाता है। ये तो हम सबको पता है। लेकिन इसका काम सिर्फ स्वाद बढ़ाना तो नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। स्वाद तो इसका एक छोटा सा काम है। समुद्र के पानी को सुखाकर नमक बनाते हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा गुण है चीजों को खराब होने से बचाना। ये एक बेहतरीन परिरक्षक है, मतलब प्रिजर्वेटिव। जैसे अचार में डालते हैं? हाँ, मेरी दादी हमेशा आम के अचार में नमक थोड़ा ज्यादा डालती थी और कहती थी ये अचार का बॉडीगार्ड है। आज समझ आता है कि वो बिना विज्ञान पढ़े ही ऑस्मोसिस का सिद्धांत इस्तेमाल कर रही थी। अरे वाह। जी, नमक बैक्टीरिया के अंदर का सारा पानी खींच लेता है, जिससे वो पनप नहीं पाते और अचार सालों साल चलता है। चलिए अब रसोई के अंदर चलते हैं। बेकिंग सोडा या खाने का सोडा, जिससे केक और ढोकला एकदम एकदम स्पंजी बनते हैं, ये जादू कैसे होता है? ये कोई जादू नहीं, ये तो शुद्ध रसायन है। बेकिंग सोडा को जब गर्मी मिलती है या किसी खट्टी चीज जैसे दही या नींबू के रस के संपर्क में आता है, तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अच्छा, वही गैस जो हम सांस छोड़ते समय निकालते हैं? जी वही। इसी गैस के लाखों छोटे छोटे बुलबुले केक या ढोकले के घोल में फंस जाते हैं और उसे अंदर से फुला देते हैं। वाह। यही वजह है कि वो इतना मुलायम और जालीदार बनता है। स्रोत में एक और दिलचस्प बात लिखी है कि इसे एंटासिड के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, मतलब पेट की एसिडिटी कम करने के लिए। हाँ, क्योंकि इसकी प्रकृति क्षारीयम होती है, तो ये पेट में बने अतिरिक्त अम्ल को मतलब एसिड को शांत कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। बिल्कुल, जिससे जलन और खट्टी डकारों से तुरंत राहत मिलती है। अच्छा, तो बेकिंग सोडा तो पेट की एसिडिटी शांत करता है, लेकिन इसका एक और भाई है जो पानी की कह सकते हैं कठोरता को शांत करता है। मेरा मतलब है वॉशिंग सोडा से।
क्या इन दोनों में कोई रिश्ता है? बिल्कुल, ये दोनों सगे भाई हैं। वॉशिंग सोडा असल में खाने वाले सोडे को गर्म करके ही बनाया जाता है, बस इसकी रासायनिक बनावट थोड़ी बदल जाती है। तो ये वॉशिंग सोडा असल में करता क्या है? क्या ये सिर्फ एक ज्यादा ताकतवर साबुन है या इसका काम कुछ और है? इसका मुख्य काम है साबुन की मदद करना। याद है, हमने पानी की स्थायी कठोरता की बात की थी? हाँ, की थी। वॉशिंग सोडा पानी में मौजूद उन्हीं कैल्शियम और मैग्नीशियम के जिद्दी कणों को पकड़कर हटा देता है। एक बार वो हट गए तो साबुन अपना काम ठीक से कर पाता है। मतलब झाग भी बनता है और कपड़े भी ज्यादा साफ होते हैं। जी, ये एक तरह से साबुन के लिए रास्ता साफ करता है। अब रसोई से बाहर निकलकर हमारे घरों की दीवारों को देखते हैं, जो सीमेंट से बनी है। सीमेंट भी एक पाउडर ही है, लेकिन पानी मिलते ही पत्थर बन जाता है। ये क्या चीज है? सीमेंट मुख्य रूप से कैल्शियम के सिलिकेट और एल्यूमिनेट का एक मिश्रण है। इसे बनाने के लिए चूना पत्थर और चिकनी मिट्टी को एक बहुत बड़ी घूमने वाली भट्टी में गर्म किया जाता है। कितना गर्म? लगभग 1400 से 1500 डिग्री सेल्सियस पर। 1500 डिग्री? ये तो बहुत ही ज्यादा है। इतनी गर्मी में होता क्या है? इस तापमान पर ये दोनों पदार्थ पिघलकर आपस में मिल जाते हैं और क्लिंकर नाम के छोटे छोटे कंकड़ जैसे गोले बनाते हैं। क्लिंकर? जी, इन क्लिंकर को ठंडा करके उसमें 2-3% जिप्सम मिलाया जाता है और फिर इस मिश्रण को बहुत बारीक पीसा जाता है। तब जाकर हमें वो सीमेंट मिलता है। आपने जिप्सम का जिक्र किया, ये क्यों मिलाते हैं? जिप्सम बहुत जरूरी है। अगर सीमेंट में जिप्सम ना मिलाया जाए तो पानी डालते ही वो फौरन जम जाएगा। फौरन? मतलब कारीगरों को काम करने का समय ही नहीं मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। जिप्सम एक तरह से ब्रेक का काम करता है। वो सीमेंट के जमने की प्रक्रिया को धीमा कर देता है, जिससे उसे सही आकार देने और इस्तेमाल करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। अच्छा, जिप्सम का नाम आते ही प्लास्टर ऑफ पेरिस याद आता है, जो टूटी हड्डियों को जोड़ने में काम आता है। इन दोनों में क्या संबंध है? प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम का एक रूप है। जब जिप्सम को एक तय तापमान मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर सावधानी से गर्म किया जाता है तो वो अपने अंदर मौजूद पानी के कुछ अणुओं को छोड़ देता है और एक सफेद पाउडर बन जाता है। जी बिल्कुल, इसी पाउडर को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। और ये फिर से कठोर कैसे हो जाता है? यही इसकी खासियत है। ये एक तरह से जादुई पाउडर है। जैसे ही इस पाउडर में वापस पानी मिलाते हैं, ये उन खोए हुए पानी के अणुओं को वापस सोखकर फिर से जिप्सम बन जाता है और एक बेहद कठोर पदार्थ में बदल जाता है। इसी गुण के कारण इसका उपयोग प्लास्टर चढ़ाने में होता है। जी, और मूर्तियां बनाने में, खिलौने बनाने में और दीवारों को चिकना करने के लिए भी। घर बन गया, अब उसकी साफ सफाई और खूबसूरती की बात करते हैं। विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर, ये सफेद कपड़ों को और सफेद कैसे कर देता है? ब्लीचिंग पाउडर की असली ताकत उसमें मौजूद क्लोरीन से आती है। जब यह हवा के संपर्क में आता है तो इससे क्लोरीन निकलती है, जो एक शक्तिशाली ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक? हाँ, मतलब ये रंगीन पदार्थों के रासायनिक बंधनों को तोड़कर उन्हें रंगहीन बना देती है। आसान भाषा में कहें तो ये दाग धब्बों के रंग को ही उड़ा देती है। तो इसका मतलब इसका इस्तेमाल सिर्फ रंग उड़ाने के लिए नहीं होता होगा? बिल्कुल सही। क्लोरीन की कीटाणुनाशक प्रकृति के कारण ब्लीचिंग पाउडर को पानी साफ करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, तभी स्विमिंग पूल के पानी से क्लोरीन की महक आती है। जी, ताकि पानी में मौजूद कीटाणु मर जाएं। एक और दिलचस्प चीज है कांच, ग्लास। स्रोत में इसे अति शीतलित द्रव या सुपरकूल्ड लिक्विड कहा गया है। एक मिनट, आप कह रही हैं कि कांच बहरा है। ये सुनने में तो बिल्कुल अविश्वसनीय लगता है। कांच तो ठोस होता है। ये सुनने में अजीब जरूर लगता है, पर वैज्ञानिक रूप से सही है। इसका मतलब ये नहीं कि कांच पानी की तरह बह रहा है। तो फिर? इसे ऐसे समझिए जैसे शहद। कड़ाके की ठंड में शहद जम जाता है, ठोस लगता है, पर असल में वो बहुत बहुत धीरे बह रहा होता है। कांच भी वैसा ही है, बस उसकी रफ्तार शहद से लाखों गुना धीमी है। क्या हीरे के अणु एक तरतीब से सजे होते हैं, कांच के अणु एक तरल की तरह बिखरे और अव्यवस्थित होते हैं। इसीलिए बहुत पुरानी इमारतों की खिड़कियों के शीशे नीचे से मामूली से मोटे पाए गए हैं। वाह, ये तो सच में कमाल की बात है। और कांच को अलग अलग रंग कैसे दिए जाते हैं? कांच बनाते समय उसमें अलग अलग धातुओं के ऑक्साइड मिलाकर इसे रंगीन बनाया जा सकता है। जैसे स्रोत्र में बताया गया है, कोबाल्ट ऑक्साइड मिलाने से गहरा नीला रंग मिलता है। और क्रोमियम ऑक्साइड से हरा? जी बिल्कुल। आखिर में बात करते हैं सबसे जरूरी सफाई एजेंट की, साबुन और अपमार्जक यानी डिटर्जेंट। हमने सुना कि साबुन कठोर जल में काम नहीं करता,
पर पहले ये समझते हैं कि ये काम करता कैसे है, मैल निकालता कैसे है। साबुन के अणु की बनावट बहुत दिलचस्प होती है। उसे एक दो मुंहे जासूस की तरह समझिए। जासूस? हाँ, इसका एक सिरा जो कि उसकी पूंछ जैसा होता है, वो पानी से नफरत करता है, लेकिन तेल और मैल से दोस्ती करता है। इसे जल विरागी कहते हैं। और दूसरा सिरा? दूसरा सिरा जो कि उसका सर होता है, वो पानी से दोस्ती करता है। उसे जल रागी कहते हैं। तो जब हम कपड़े पर साबुन लगाते हैं, तो ये हजारों जासूस, मतलब साबुन के अणु, मैल के कण को घेर लेते हैं। अच्छा। उनकी पूंछ मैल से चिपक जाती है और सिर बाहर पानी की तरफ रहता है। ये सब मिलकर एक गोलाकार गुच्छा बना लेते हैं, जिसे मिसेल कहते हैं। और मैल उस मिसाइल के केंद्र में फंस जाती है? बिल्कुल। जैसे ही हम पानी डालते हैं, पानी इन गुच्छों के बाहरी सिरे को, मतलब सिर को, पकड़कर अपने साथ बहा ले जाता है और उसके साथ अंदर फंसी हुई मैल भी कपड़े से बाहर निकल जाती है। क्या बढ़िया तरीका समझाने का। तो फिर डिटर्जेंट कठोर जल में क्यों काम कर लेते हैं, जबकि साबुन हाथ खड़े कर देता है? क्योंकि कठोर जल में मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयनों से साबुन दुश्मनी कर लेता है। वो उनके साथ मिलकर एक अघुलनशील चिपचिपा पदार्थ बनाता है, जिसे स्कम कहते हैं। अच्छा, वही सफेद परत जो कभी-कभी बाल्टी पर जम जाती है। जी, वही। ये कपड़ों पर भी जम जाता है और झाग भी नहीं बनने देता। लेकिन डिटर्जेंट ज्यादा समझदार होते हैं। वो क्या करते हैं? उनकी बनावट थोड़ी अलग होती है। वे भी कठोर जल के कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों से मिलते हैं, लेकिन उनके साथ घुलनशील पदार्थ बनाते हैं, चिपचिपा स्कम नहीं। इसलिए वे कठोर जल में भी अपना काम करते रहते हैं। और झाग भी बनाते हैं और कपड़ों को साफ भी कर देते हैं। जी, यही इन दोनों में सबसे बड़ा अंतर है। तो देखा जाए तो पानी की कठोरता से लेकर केक के फूलने तक और सीमेंट के जमने से लेकर साबुन की सफाई तक, हर जगह रासायन विज्ञान हमारी मदद कर रहा है। ये साधारण चीजें हमारे रोज के जीवन को कितना आसान बनाती हैं। बिल्कुल। और इन चीजों के पीछे के क्यों और कैसे को समझना हमें अपने आसपास की दुनिया को एक नई नजर से देखने का मौका देता है। हमारी रसोई, हमारा बाथरूम, हमारा घर, सब एक चलती फिरती केमिस्ट्री लैब ही तो है। स्रोत में एक बात का जिक्र है कि कुछ डिटर्जेंट जैव निम्नीकृत, मतलब नॉन बायोडिग्रेडेबल नहीं होते। सूक्ष्म जीव उन्हें आसानी से तोड़ नहीं पाते, जिससे जल प्रदूषण होता है। यह हमें एक जरूरी सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। जब हम अपने जीवन को आसान बनाने के लिए इतने उपयोगी रसायन बना रहे हैं, तो पर्यावरण पर उनके लंबे समय तक पड़ने वाले प्रभाव को समझने और उसे संभालने की हमारी क्या जिम्मेदारी है?